चलिए फिर सीधा आते हैं आज के सबसे बड़े क्यू पर, और वो होगा HDFC बैंक का जो आज रिएक्शन आना है बाज़ार पर। आशीष वो, और देखिए पहले तो मैं जो सपोजिटली ख़राब चीज़ है उसको एड्रेस करता हूँ। ग्रॉस एडवांसेस मतलब जो लोन देते हैं आप, वो बढ़ा है 0.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 3% ईयर ऑन ईयर। मतलब कहने को बढ़ा है, 0.9% या 3% को आप बढ़ना नहीं कहते। ये एक ऐसा बैंक है जो जाना जाता था 15 से 20% की ग्रोथ के लिए। तो उस हिसाब से, और बैंकों का बिजनेस बहुत सिंपल होता है। आप डिपॉजिट लेते हैं, उस पैसे को आप लेंड करते हैं। डिपॉजिट लेते हैं आप 5 या 6% पर, लेंड करते हैं आप 8 या 8.5% पर। उसके जो बीच का मार्जिन होता है उस पर आप पैसा बनाते हैं। बस ये है मेन चीज़। अब डिपॉजिट उसका बढ़ा है 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 15.8% ईयर ऑन ईयर। तो सिंपल लॉजिक ये कहेगा कि आपके डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बढ़े लेकिन आपकी लोन ग्रोथ उतनी नहीं हुई, तो टेक्निकली ये आपके लिए मार्जिन नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप जितना डिपॉजिट ले रहे हैं उससे कम लेंड कर पा रहे हैं। कासा डिपॉजिट भी इनका 1.2% घटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन 4.4% बढ़ा YOY। लेकिन टाइम डिपॉजिट बेसिकली FDs जो होती हैं वो 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी और 22.7% YOY बढ़ी। मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव नंबर है। मैं बताऊं क्यों। पिछले एक साल से हम क्या बात कर रहे हैं कि बैंकों को डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डिपॉजिट बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा, आज मैं सुबह ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहा था और ओपिनियन पढ़ रहा था। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके पास HDFC बैंक का स्टॉक है या नहीं है। आप उस नोट को ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे जो आपको लग रहा है कि अगर आपके पास है तो आप उसको फॉरवर्ड करोगे, आपके पास नहीं है, अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप नेगेटिव वाली चीज़ पर फोकस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, फिर भी इंडस्ट्री की 12% की डिपॉजिट ग्रोथ के मुकाबले HDFC बैंक ने 16% डिपॉजिट हासिल किए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और देखिए HDFC बैंक जैसा बैंक जब चाहेगा वो लोन ग्रोथ वापस बढ़ा देगा। अभी HDFC बैंक का क्या है, इन्होंने पहले एक तो चीज़ पहले इन्होंने बोली हुई थी कि हम अपनी जो लोन की स्पीड है उसको कम रखेंगे। ये उन्होंने काफ़ी पहले से इंडस्ट्री को वार्न किया हुआ था, मार्केट को वार्न किया हुआ था। लेकिन इस मार्केट में इस तरीके का डिपॉजिट हासिल करना, मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं इनको पॉजिटिव मार्क्स देना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से HDFC बैंक ने एक पहले भी जब वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का उनका सबका स्लो डाउन आया था SME का, तब उन्होंने उस बुक को वैसे ही काफ़ी कम कर रखा था। तो ये एक, अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहें तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आ जाइए स्टॉक के टेक्निकल्स पर। जैसा हम बात कर रहे थे फ्राइडे को मुझे सेंस हो गई थी जब हम क्लोजिंग शो कर रहे थे कि ये कुछ ना कुछ हद तक मार्केट को शायद पता है, और इस वजह से एक सेंस यहाँ पर बन रही थी, क्योंकि स्टॉक जो है फ्राइडे को काफ़ी वीक था। और यहाँ पर मेरा मानना यह है कि स्टॉक में अगर आज वापस गिरावट आई तो लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है ये। पिछली बार काफ़ी डीरेट हुआ था क्वार्टरली अपडेट्स पर, मेरे ख्याल से इस बार वो नहीं होगा। और एक चीज़, इसका ना एक बार आप 6 महीने का और 1 साल का चार्ट और लेकर आइए HDFC बैंक का। पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से ये स्टॉक जो है ना लगातार हायर हाइज और लोज, मतलब गिरता है स्टॉक, ब्रूटली गिरता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी आकर प्रीवियस हाई से ऊपर आता है। और अगर आप देखें 6 महीने में 7% का रिटर्न दिया इसने, और अगर 12 महीने का रिटर्न देखेंगे HDFC बैंक का, बहुत लोग कहेंगे कि ये मतलब स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि पहले काफ़ी गिरा था ये। लेकिन अगर आप इसको, वो जो जनवरी 2024 में जब उसने एब्सोल्यूट बॉटम बनाया था, जहाँ से हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया था, वहाँ से करीब करीब आपको 14% के करीब के रिटर्न्स दे चुका है। तो उस हिसाब से ख़राब नहीं है स्टॉक का टेक्सचर। लेकिन आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पोजीशनिंग वीक है उस वजह से क्या लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इसमें FIs क्या करेंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। चलिए HDFC बैंक देखते हैं किस तरह से रिएक्शन आता है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्ट्रांग था, पर वहीं एडवांसेस की ग्रोथ एकदम फीकी पड़ गई। पर ये तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए HDFC बैंक अलग से डिस्कस करा। आपने बात सही छेड़ी थी, घंटा भर भी कम था क्वार्टरली अपडेट्स को लेकर। उनमें से प्रोमिनेंट कौन से और ओवरऑल तस्वीर कैसी बैठ रही है? देखिए सारे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कुछ चूज़ किए हैं जो मुझे ठीक ठाक लग रहे थे। तो बाकी अपडेट्स में मैं शुरुआत कर रहा हूँ बाकी अपडेट्स में डाबर के साथ, क्योंकि FMCG भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक्चुअली इकोनॉमी का। तो डाबर के अपडेट कमज़ोर है।
और डाबर फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रांग था स्टॉक, तो आज डाबर में हो सकता है कि रेड से शुरुआत हो। लेकिन डाबर ने एक चीज़ जो कही, मुझे जो लाइन अच्छी लगी, मैं पढ़ रहा था वो मंगलम का अपडेट, उसमें उन्होंने लिखा था कि रिजिलियंस है रूरल मार्केट में, सिंगल डिजिट ग्रोथ है लेकिन रेजिलियंस है रूरल मार्केट में। मुझे वो लाइन अच्छी लगी, तो वो लाइन जो है ना शायद स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिरने से बचा ले। दूसरा, मैरिको के अपडेट्स तो काफ़ी बेटर हैं पहले के मुकाबले। मैरिको के केस में इशू क्या है कि अभी वापस कोपरा प्राइसेस बढ़े हैं, तो उस वजह से क्या आगे जाकर इनको थोड़ा, क्योंकि इस अपडेट में भी उन्होंने कहा है कि कोपरा प्राइसेस का थोड़ा सा इम्पैक्ट उनको देखने को मिला है, तो वो थोड़ा सा एक इशू हो सकता है। लेकिन दोनों के नंबर्स देखकर एक चीज़ है कि रूरल इकॉनमी में अपडेट के फर्स्ट साइंस आपको देखने को मिले, वही हमको ऑटो सेल्स में भी कुछ हद तक देखने को मिला था, तो वो इंटरेस्टिंग है। बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है, बट ये ऑलमोस्ट ऐसे हो गया कहना कि जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, आप एक्सपेक्टेशन होने से ही रखेंगे, कोहली से तो आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं, तो इसके लिए ये मतलब पर कोहली का तो आपको पता था कि दोनों इनिंग्स में 10 से कम ही बनाएगा, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस का पता था कि शायद अपडेट अच्छे होंगे, और अपडेट्स अच्छे भी हैं। PSU बैंक्स जैसे BOB, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इनके अपडेट काफ़ी अच्छे हैं। आप एक आध के केस में थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोन ग्रोथ यहाँ हल्की सी कम हो गई, उधर हल्की सी कम हो गई, लेकिन ओवरऑल अपडेट जो है ना PSU बैंकों की खराब नहीं है। इंडियन बैंक की थोड़ी सी खराब थी, लेकिन बाकी PSU बैंकों की ठीक ठाक थी। इंडसइंड बैंक के अपडेट्स खराब थे, लेकिन इंडसइंड बैंक उसकी वजह से गिरेगा नहीं, मतलब गिरना नहीं चाहिए, प्राइस में है ये, इतना वीक स्टॉक है, पिछले साल का सबसे वीक स्टॉक था। पिछले क्वार्टर में तो उसने एक्सीडेंट ऑफ द सीजन भी बना था, और उसके अलावा उन्होंने अपनी वो बुक भी बेचने की डिसीजन कर लिया, और पिछले 3-4 दिन से आप देखें कुछ स्टॉक में रिकवरी के साइन है। तो इंडसइंड बैंक कमज़ोर था, लेकिन पूरी तरह से भाव में शामिल है। तो कुल मिलाकर जो वीकेंड था इतना ख़राब नहीं था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ख़राब हो सकता है, और शायद एक ग्रीन शूट्स के फर्स्ट साइन दिखने शुरू हुए हैं। इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन अब मार्केट क्या करती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मेरा व्यू है। बाकी तो मार्केट का प्राइस एक्शन जो होगा उसके ऊपर हमें थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना होगा ना। बिल्कुल ठीक। ज़्यादा अच्छी चीज़ रूरल पिकअप हो रहा है। ये वीकेंड पे मोदी जी ने भी अपनी स्पीच पे रूरल कंजम्पशन पिकअप होने की बात जिक्र करा था कि बहुत अच्छा वीकेंड पे एक और अच्छी चीज़ हो गई। हाँ। वो मैच 3 दिन में ही ख़त्म हो गया, तो अब हम 2 दिन और खून नहीं जलाना पड़ेगा। पता है, आज मैं सोच रहा था, वैसे मैंने किया नहीं, वैसे ओपनिंग कमेंट्री कुछ बोले नहीं आप? हाँ नहीं, और मैं एक और चीज़ आज करने वाला था, मैंने वैसे किया नहीं, मैं कहा कि वो थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं जब आज जो स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट बना रहा था ना, मैं सबसे पहले MRF को रेड में लेने वाला था। फिर मैंने कहा नहीं यार, वो क्योंकि वो हर तीसरा चौथा ऐड विराट जी कौन सा टायर रिकमेंड करेंगे, बोले MRF का टायर, बोले बैटिंग तो होती नहीं, MRF का टायर रिकमेंड कर रहे हैं। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि MRF पर रेड बोल दूं। वैसे खैर MRF वीक भी रहा है काफ़ी, शायद इसी वजह से वीक रहा है। ये एक और फैक्टर है कि इस तरीके की आपने डिक्लाइन देखी है MRF में। बट फ्रैंकली बोला, मुझे मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था इस वीकेंड पे। मतलब कई बार रियलाइज़ नहीं होता लोगों को, जब वो बॉलर्स वापस लेकर आए आपको, पहले 180 के बाद जब वापस आपको लेकर आए, उसके बाद आपके पास एक मौका था उस मैच को थर्ड इनिंग्स में थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करके उसको ख़त्म कर देने का। भले पूरी सीरीज आपने ख़राब बैटिंग की, वो एक लास्ट इनिंग्स में भी अगर आप और कुछ नहीं 40-50 रन नहीं बना देते, बॉलर्स को कुछ तो देते चेस करने के लिए, 250, 270, 300 कुछ तो देते चेस करने के लिए। खैर एनीवे, मार्केट की बात करते हैं। MRF का बैट आ गया भैया। अच्छा, मार्केट्स पे लौट रहे हमने तमाम। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्वार्टरली अपडेट्स ही हैं, जिसको आप फ्रंट हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। उन अपडेट्स को देखते हुए, ग्लोबल समीकरण को देखते हुए, जेनरिक अप्रोच क्या रखना है मार्केट्स में? बिल्कुल, जेनरिक अप्रोच पाते हैं, फिर ग्लोबल सेटअप और ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। देखिए, इवेंचुअली जो होता है ना, बाकी सब कुछ एक तरफ, मार्केट इस समय गिर क्यों रहा है सबसे ज़्यादा, वो है FIS सेलिंग। तो हमारे लिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि FIS क्या करते हैं। फ्राइडे को FIS ने एक दिन के रिलीफ के बाद, जिसमें उन्होंने कैश में भी बाइंग की थी, FNO में बाइंग की थी, एक दिन के रिलीफ के बाद फ्राइडे में इन्होंने कैश में भी बेचा, FNO में भी बेचा। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से मार्केट को अगर थोड़ी सी अगर रैली करनी है, तो पहले तो ये बड़ी वाली FIS सेलिंग कम होनी होगी। देखिए, 1500 करोड़, 2000 करोड़, ये इतनी FIS सेलिंग हम देख सकते हैं, वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। वो 5000 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़ वाली वो वापस नहीं रिज्यूम होनी चाहिए। वो अगर रिज्यूम होगी तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। अगर कम हुई FI की सेलिंग तो मेरे ख्याल से एक रैली आ सकती है। देखिए, लेकिन इस समय एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, और मैं वीकेंड पर काफ़ी लोगों से मिला था। मैं एक्चुअली सैटरडे को आशीष बड़ोदरा गया था, वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक इवेंट में गया था मैं, और वहाँ पर बहुत लोग, मतलब फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मतलब
उस स्टेट में एक हमारा एक अलग ही क्रेज़ है। और मेरे ख्याल से करीब 200 या 300 लोग मुझसे मिले होंगे, और मैं 1 घंटा मेरा उनसे सिर्फ बात करने में गया था। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं लोग लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। ये बात तो है, रिटेल पैनिक नहीं कर रहा है इस मार्केट में। अब वो अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है पता नहीं, लेकिन अभी तक तो पैनिक नहीं कर रहा है। और मार्केट में समय फेज डिफिकल्ट है। अब तक क्या हो रहा था, मार्केट गिरता था, हफ्ता लगता था, 10 दिन लगता था, 1 महीना लगता था, मार्केट बाउंस बैक करता था। ये मार्केट अब 3 महीने से स्लोली जो है ना, वो गिर रहा है, वो एक लोगों को थका रहा है बेसिकली। तो एक टफ फेज है मार्केट में, और ये मुझे लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू करे। अगला 3 महीना मुझे लग रहा है मार्केट के लिए काफ़ी टफ रहने वाला है, वॉलेटिलिटी काफ़ी रहने वाली है मार्केट में। इसके बीच में एक चीज़ हो सकती है, बजट। जैसे लक्ष्मण जी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा मानना यह है कि अब टाइम आ गया है जिसमें, और ये कॉल मोदी जी को लेनी होगी खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक कॉल लें कि अब थोड़ा सा इनकम टैक्स कट करके लोगों के हाथ में पैसा दें ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत है। एनीवे, वो एक ट्रिगर हो सकता है। तब तक आप एक काम करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से मार्केट आपको काफ़ी अच्छे स्विंग दे रहा है, और उनमें आप चाहें तो पॉजिटिविटी लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करिएगा। खैर, निफ्टी की जो आज की रणनीति है उस पर भी आगे आएंगे। पहले जरा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ग्लोब और हमारा खुद का सेटअप। ग्लोब की तस्वीर, गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 1/4% उछाल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इस नए कारोबारी हफ्ते की। एशिया है मिला जुला, वो स्क्रीन पर आ जाएगा आप लोग के। पर ओवर द वीकेंड यूएस के क्यूज बुरे नहीं थे। कई दिनों की गिरावट के बाद 3/4 से 0.25% तीनों बेंचमार्क्स उछले फाइनली। आज सुबह के फ्यूचर्स जरूर एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्राइडे के उन गेंस को गंवाने के इंडिकेशंस आ रहे हो, बिल्कुल फ्लैट है। ऐसे में हॉर्माज से जान लिया जाए क्या हुआ यूएस में, और अदरवाइज भी हमारे लिए संकेत कैसे हैं। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और हैंडओवर तो अच्छा था यूएस से, अगर आप देखें तो 5 दिन की जो गिरावट थी S&P 500 और नैस्डैक में, वो खत्म हुई। लोअर लेवल से बाइंग हमें देखने मिली। और बिग टेक के जो सारे शेयर्स थे, हम फ्राइडे को भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किसी एनालिस्ट ने कहा था कि आप ये धारणा मत रखिएगा कि बिग टेक जो है बाजार को इस साल भी ऊपर ले जाएगा। मगर फ्राइडे को वही हुआ कि एप्पल और नेटफ्लिक्स को छोड़कर बाकी सारे बिग टेक के शेयर्स ने अच्छा करा। टेस्ला में बाइंग आई लोअर लेवल से, 5 दिन की गिरावट के बाद 8% ऊपर बंद हुआ है टेस्ला। एनवीडिया के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने मिली। मगर ये रिबाउंड के बावजूद जो है, सारे अमरीकी बाजार जो थे हफ्ते दर हफ्ते तो नेगेटिविटी के साथ ही बंद हुए। आधा % की गिरावट देखने मिली, बट स्क्रीन पे वीकली बेसिस पे तो रेड ही देखने मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी था, क्योंकि यूएस स्टील की जो डील चल रही थी निपॉन स्टील के साथ, वो जो बाइडेन साहब ने ब्लॉक कर दी है। उन्होंने कहा कि यूएस स्टील जो है वो एक अमेरिकी ओन्ड कंपनी बनी रहेगी और अमेरिकी वर्करों द्वारा चलाई गई कंपनी बनी रहेगी। तो वहाँ पर शेयरों में गिरावट देखने मिली। वहाँ के अल्कोहल स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली, वो इसलिए क्योंकि यूएस के जो सर्जन जनरल है उन्होंने कहा है कि आप जो अपने बोतलें बाजार में लाते हैं उस पर आप एक वार्निंग दीजिएगा कि ये कैंसर रिस्क एसोसिएटेड है इनसे। तो इस वजह से ये सारे शेयरों में गिरावट हमें देखने मिली। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया था यूएस से, जो 49.1 का डेटा था। अभी भी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में ही है, और पर अनुमान से बेहतर थे। और न्यू ऑर्डर्स जो थे वो साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर थे। तो डॉलर में हल्की सी कमजोरी देखने मिली, मगर यील्ड्स जो है वो अभी भी 4.6% पर बने हुए हैं। वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये जो है एक बहुत बड़ा डेटा हैवी हफ्ता होने वाला है हमारे लिए भी, यूएस के बाज़ारों के लिए भी। आज तो सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है, कल ट्रेड डेफिसिट का डेटा आना है, मगर बुधवार को जो एफओएमसी के मिनट्स है उन पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। गुरुवार को जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, और फ्राइडे को जो है बड़ा डेटा जो आएगा वो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा। वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। जो फेड आगे जाके क्या करेगा इस महीने के अंत में, उस पे एक इशारा हमें मिल सकता है। और फ्राइडे को बड़े अर्निंग्स की शुरुआत होगी वॉल स्ट्रीट पर, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक, डेल्टा एयरलाइंस, इन सबके नतीजे आएंगे शुक्रवार को। तो एक बड़ा डेटा हैवी हफ्ता हमें देखना है। हैंडओवर फिलहाल तो अच्छा है, मगर तेल की कीमत थोड़ी सी बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है तेल, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और यील्ड्स और डॉलर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लिकर बहुत कैंसरस होती है क्या? अब ये तो कहा है, मैं तो पीता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मगर इन्होंने चेतावनी तो दी है कि भाई आप ये वार्निंग रखिएगा। आशीष, आप अगर कभी बंजी जंपिंग करने जाएं या स्काई डाइविंग करने जाएं, वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, वो आप साइन करके दे देते हैं। उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा होता है, बोलते हैं कि इसमें आपकी कुछ हुआ तो हमारी गलती नहीं है। हाँ, वो कुछ भी आप करने जाएं, सिगरेट के पैकेट्स पे इतने गंदे गंदे पिक्टोरियल वार्निंग्स होते हैं। हम शो के दौरान 4 बार दिखाते हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग में 90% पैसा गंवाते हैं, है ना। उसके बाद भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है। ये सब चीज़ें ना, ये सब मौके होते हैं स्टॉक्स, इनकी वजह से स्टॉक्स गिरे ना, ये खरीदारी के मौके होते हैं। 1% फ़र्क नहीं पड़ता डिमांड पे इनकी वजह से। ये बात तो सही है, सिगरेट का कंजम्पशन तो गिरा नहीं है, वॉल्यूम्स तो वैसे ही बढ़ रहे हैं। खैर,
ये हो गया ग्लोबल हैंडओवर। हरमास बता रहे हैं ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है। यूएस में 5 दिनों की गिरावट के बाद वहां के मार्केट्स बाउंस बैक करे, पर अपना खुद का ट्रेड सेटअप बार बार चर्चा हो रही है। एफआईएस की एग्रेसिव सेलिंग फ्राइडे को लौट के आ गई थी। ऐसे में अपना सेटअप कैसा है पहले वो जान लेते हैं। कैसा लग रहा है सेटअप, ट्रेड सेटअप? सेटअप थोड़ा नेगेटिव है आज वापस, क्योंकि वो सेलिंग आई वापस। हालांकि नंबर्स मैं अभी भी कहूँगा कि ग्रॉस वॉल्यूम करीब करीब फ्राइडे को 26,000 करोड़ के करीब पहुंचे, तो मतलब अभी भी आधे पे आए हैं हम। बाकी मुझे लग रहा है आज से वॉल्यूम पूरे हो जाएंगे। डीआईएस ने लेकिन बाई के सामने 820 करोड़, और डीआई के वॉल्यूम ज़्यादा थे एफआईएस से, और एफआईएस ने 4,227 करोड़ की सेलिंग की। ये बाहर से आ गया आपके स्क्रीन पर। एक ही दिन था जिसमें हमने बाइंग देखी थी एफआईएस की 1500 करोड़ की 2 जनवरी को, लेकिन 3rd को वापस सेलिंग। पोजीशनिंग अगर आप देखें तो क्लाइंट्स लॉन्ग है और एफआईएस शॉर्ट है, ये क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है। और अगर आप इसके चेंजेस में आए, मतलब किसने कितने पोजीशनिंग कम या ज़्यादा की, क्लाइंट्स ने 23,000 लॉन्ग जोड़े, 7,000 शॉर्ट काटे, मतलब बाय ऑन डिप्स किया। एफआईएस ने अपने लॉन्ग्स काटे जो उन्होंने एक दिन पहले ही बनाए थे, और शॉर्ट दबाकर फिर अड़की है 23,027 के करीब। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की सेलिंग, करीब करीब 1921 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की तरफ से, और 1,400 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 1,336 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग हुई, और बैंक निफ्टी में करीब करीब 500 करोड़ की। वो टेबल में आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा सेलिंग निफ्टी पर हो रही है। बस वो एक दिन जब बाइंग आई थी वो भी कवरिंग ज़्यादा निफ्टी में आई थी, अदरवाइज बाकी उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में हो रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और अगर एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट को अलग से देखा जाए तो जैसे हमने कहा कुल मिलाकर नेट 27,000 के करीब शॉर्ट सिस्टम में ऐड हुए हैं। अब 1 जनवरी को जब हमने शुरुआत की थी, अच्छा ये ग्राफ आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ऑलमोस्ट वापस हल्का सा नीचे आया है। टेबल में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा आपको। जब हमने 1 जनवरी को शुरुआत की थी तो हम 2,34,000 शॉर्ट पर थे। अगले दिन हमने देखा कि 32,000 शॉर्ट कम हुए, लेकिन अब वापस हम 2,30,000 शॉर्ट पर आ गए, तो वापस ऑलमोस्ट उसी शॉर्ट पोजीशनिंग पर आ गए हम परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन अभी भी वो 13.5 था, अभी हम 17.2% पर हैं लॉन्ग पोजीशनिंग पर। इंडिया विक्स 13.54 पर था, 1.5% नीचे था एक वीक मार्केट में भी, और पुट कॉल रेशियो 0.86 पर था वर्सेस 1.83, तो मार्केट अगेन उस रेंज में आ गया है। बैन में कोई स्टॉक है नहीं, नया नहीं आया, जो 2 ऑलरेडी थे वो हैं मनापुरम और आरबीएल बैंक। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है हमारा वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट वो फ्राइडे की कहानी थी। आज देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। आज से वॉल्यूम्स फुल नॉर्मल से में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। छुट्टियों के बाद अब पार्टिसिपेशन पिकअप हो रहा होगा, वॉल्यूम्स नॉर्मलाइज हो रहे होंगे, ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है। हमारा सेटअप सिर्फ फ्राइडे का देखें तो थोड़ा सा दिक्कत भरा। ऐसे में फिर निफ्टी का अप्रोच क्या रखें? फ्राइडे को वो इंपॉर्टेंट 24,000 के स्तरों के नीचे एक समय स्लिप हुए, पर इवेंचुअली क्लोज उन्हीं लेवल्स पे हुआ, पर वो स्लिप होना ठीक है। हम लोग सुबह बात कर रहे थे फ्राइडे को कि पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट, जो भी बैंड मेंशन हुआ था, फ्राइडे का सेशन उसी के अंदर ही सिमटता हुआ नजर आया आपको। ऐसे में आज का अप्रोच या फिर क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? देखिए निफ्टी पर थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। अगर आप उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा भले चाहें तो थोड़ा सा दूर रहें। फर्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ 23,950 से 24,000 पर, जो कि आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 23,800 से 23,850, जो आपका हाल का लो रहा है बेसिकली। रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 24,150 से 24,200 पर फ्राइडे का हाई, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 24,250 से 24,300। आशीष, यहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ऑप्शन जोन है। एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ दोनों तरफ की ट्रेड करें। फ्राइडे को भी मार्केट ने आपको दोनों साइड की ट्रेड्स दी हैं, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो। लेकिन फ्राइडे के सेशन में एक चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग थी वो था क्लोज फ्राइडे का। फ्राइडे का क्लोज एकदम डे लो पर बंद हुआ है। जो आप 24,004 स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है, वरना जो एक्चुअल प्रोविजनल क्लोज था वो एकदम डे लो पर। जो लास्ट रेट था निफ्टी का वो 23,976 ही था करीब करीब। तो उस हिसाब से जो ट्रेड थी फ्राइडे की वो काफ़ी ख़राब थी। लेकिन कुल मिलाकर आज एक नया दिन है, तो नई उम्मीदों के साथ एंटर करेंगे इसमें। नया दिन है, नई उम्मीदें, निफ्टी का ये लेवल है। निफ्टी बैंक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई इंडसइंड बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, और बाकी फिर बंधन वगैरह, आरबीएल वगैरह, सब अलग अलग रीजन से खबरों में। ऐसे में निफ्टी बैंक से वॉच करा जाए आज, या कोई अप्रोच भी रखा जाए? नहीं, देखिए निफ्टी बैंक में वॉच ही किया जाए, अप्रोच तो क्या ही रख पाएंगे आप। मैं लेवल्स बता देता हूँ। 50,650 से 50,750, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है।
फ्राइडे का भी लो देखिए 50,900, अगेन लो पर ही बंद हुए हैं हम, लेकिन 50,650 से 50,750 पर 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, बहुत क्रूशल है। और बड़ा सपोर्ट है इसका 50,400 से 50,500, वो ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये एक शेड स्ट्रांग होने के बजाय अब एक शेड वीक हो गया है बिकॉज ऑफ वापस जो थोड़ी सेलिंग आई है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अपफ्रंट ये बता दूं, आज सारी बात हो रही है HDFC बैंक की, आज का असली स्टॉक टू वॉच होगा कोटक महिंद्रा बैंक को। कुछ देर में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये एक स्टॉक है, आप फ्राइडे का भी ट्रेंड देखिए, डे हाई पर बंद हुआ था ये, और आज इसकी जमकर पिटाई होने वाली है। मैं अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बैंक निफ्टी पर उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। HDFC बैंक अगर कुछ हद तक लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए, लेकिन एक कोटक महिंद्रा बैंक में देखना होगा कैसे मूव आते हैं। रेजिस्टेंस 51,300 से 51,400 पर है बैंक निफ्टी पर, जहां कॉल राइटर्स बैठे हैं, और बैंक निफ्टी पर 51,400 से 51,600 पर 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक इसके ऊपर हम बंद नहीं होते हैं आशीष, मैं किसी भी रैली पर बिलीव नहीं करूंगा, और मेरी अप्रोच ये रहेगी कि जहां पर भी रैली फेल होती दिखे वहां पर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि ये क्रूशल है। हाँ, लेकिन अगर आप 51,600 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर बंद हो गए अगर, तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। तो 51,600 वो लाइन इन सैंड है जिसके ऊपर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उसमें काफ़ी कुछ ऑब्वियसली डिपेंड करेगा HDFC बैंक के ऊपर। बिल्कुल, सारा दारोमदार है HDFC बैंक के खुलने के बाद परफॉर्मेंस पे, फ्राइडे की उस खासी वीकनेस के बाद 51,600, इसके पास जाते जाते अगर रैलीज फेल हो रही हैं तो बिकवाली करने के मौके। एक बार वो अड़चन वाला जोन पार हुआ तो शायद बढ़िया मंदी के सौदे कटते हुए नजर आए शॉर्ट कवरिंग टूल दे निफ्टी बैंक को। खैर, देखते हैं, ओपनिंग के समय होंगे मदद करने के लिए, स्क्रीन्स को ऑब्जर्व करके कोई बढ़िया सी रणनीति बन रही होगी तो बातचीत होती रहेगी। CNBC आवाज का जो मंडे का मॉर्निंग पैनल है वो भी आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएगा कुछ देर